आज हम सांख्यिकी श्रेणियों का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्यिकी श्रेणियां, जिसे कि स्टैटिस्टिकल सीरीज कहते हैं, इसका निर्माण दो तरीके से होता है। पहला तो व्यक्तिगत श्रेणी और दूसरा है आवृत्ति वितरण श्रेणी। तो हम पहले व्यक्तिगत श्रेणी का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम यह जानेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी की परिभाषा है क्या। व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक मद का अपना अलग और व्यक्तिगत अस्तित्व होता है। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए इसे तीन प्रकार से हम मापते हैं, तीन प्रकार से इसका हम निर्माण कर सकते हैं। पहला है क्रमानुसार, यानी कि जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। दूसरा आरोही क्रम, यानी असेंडिंग ऑर्डर से जब हम उसको अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर से हम जब उसका व्यवस्थितीकरण करेंगे। तीसरा अवरोही क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर हम यह भी बता दें कि व्यक्तिगत श्रेणी को हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण में मैंने 10 विद्यार्थियों का अंक लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितने विद्यार्थियों का अंक है, 10 विद्यार्थियों का। तो हम यहाँ पर क्रम संख्या में जितने विद्यार्थियों का नंबर हमने लिया है वह लिखते हैं। टोटल 10 है, तो हम यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे और 10 तक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यह हम लोग जो लिखा है हमने जो, वह हम क्रमानुसार कैसे हम इंडिविजुअल सीरीज का निर्माण करते हैं वह देख रहे हैं, ठीक है, क्रमानुसार। इसलिए सबसे पहले क्रम संख्या लिखा गया, क्योंकि टोटल बच्चे जो थे, टोटल स्टूडेंट्स 10 थे, इसलिए यहाँ पर 1 से लेकर मैंने 10 तक लिखा है। अब यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न लिखा हुआ है उसी के अनुसार हम नंबरों को यहाँ पर लिखते जाएंगे। उसे कुछ नहीं करना, जहाँ पर अगर 60 पहले लिखा हुआ तो हम 60 ही पहले लेंगे, और अगर यहाँ पर 60 दो बार रिपीट होता तो हम 2 बार 60 लिखते। वही इसकी परिभाषा है कि हर नंबर को हम व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर लिखते हैं। तो सबसे पहला नंबर कितना है, 60 है, 60। दूसरा 68, 68 जिसे हम बोलते हैं। तीसरा 48, चौथा 52, उसके बाद 36 है, फिर 72, 76, 22, 18 और लास्ट का नंबर है 65, ठीक है। यानी जो मैंने प्रश्न यहाँ पर लिखा था उसमें सबसे पहला हम लोगों ने क्या बोला, क्रमानुसार, यानी अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। जब हम आंकड़ों को व्यवस्थित करेंगे तब यह इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पर हर एक नंबर को मैंने लिखा है, ठीक है। अगर देख लीजिए यहाँ पर अगर मैं 65 को हटाकर 18 लिखती हूँ तो मैं यहाँ पर 18 ही, यहाँ पर फिर से 18 एक बार लिखूंगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसे हम मिलान चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर नहीं करते, यहाँ प्रत्येक नंबर को हर एक नंबर को एक एक बार लिखते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ भी इसके ऑर्डर में अंतर नहीं किया, जैसा प्रश्न था बिल्कुल वैसे ही इसको लिख दिया, सिर्फ आगे में क्रम संख्या लिखा है। चूंकि 10 बच्चे थे इसलिए मैंने 1 to 10 तक यहाँ पर लिखा है। यह हमारा क्रमानुसार सॉल्व हो गया। अब हम आगे देखेंगे कि हम आंकड़ों को किस प्रकार आरोही क्रम से व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि आंकड़ों को आरोही क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, उसमें किस प्रकार से व्यवस्थित करेंगे। तो अब हमें इन नंबरों में सीरियल नंबर बिल्कुल वैसे ही क्रम संख्या रहने दिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखना होगा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 18। यहाँ पे मैं ऐसे सर्कल के अंदर डालूंगी, सबसे पहले 18 होगा, ठीक है। उसके बाद देखना होगा इससे जस्ट बड़ा कौन है, इससे जस्ट बड़ा 22 है, 22। उसके बाद 22 के बाद 36 है, 36 से बड़ा 48 है, 48 से बड़ा 52 है, 60 के बाद 65 है, 65, फिर 68, 68, उसके बाद 72 है, 72 और सबसे बड़ा 76 है। यानी जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला नंबर वह रहेगा जो सबसे छोटा है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम उसे लिखते जाएंगे, और सबसे अंत में जो इस प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 76 है। इस प्रकार हमने आंकड़ों को व्यवस्थित कर लिया, किस क्रम से,
आरोही क्रम से। अब हम लास्ट यानी अवरोही क्रम, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, उसके हिसाब से हम इसे अब अरेंज करेंगे। इसमें इसके जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर को लेंगे। सबसे बड़ा नंबर यानी कि 76 है, 76। उसके बाद उससे जस्ट छोटा 72, फिर 68, उसके बाद 65, 65, फिर 60, 60, उस फिर 52, 52, 48, 48, 36, 36, फिर 22, और सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन है, 18 है। देखिए यह जस्ट आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर के जस्ट उल्टा है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम। इसमें हमने सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लिया है और धीरे धीरे ये छोटी होती गई और लास्ट में हमने सबसे छोटी संख्या को लिया। इस प्रकार हमने व्यक्तिगत श्रेणी को 3 प्रकार से व्यवस्थित किया। पहला था क्रमानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, दूसरा अकॉर्डिंग टू असेंडिंग नंबर आरोही क्रम, और सबसे लास्ट अवरोही क्रम यानी कि अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यह है इसका क्रम। अब हम खंडित आवृत्ति श्रेणी का निर्माण कैसे होता है वह देखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहले क्या होता है कि चर को व्यवस्थित करते हैं या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसके सामने प्रत्येक नंबर के सामने बारंबारताओं को लिखते हैं। बारंबारता क्या है, वह नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने प्रश्न लिया हुआ है, यहाँ देखिएगा कुछ ही नंबर है जो बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर है, 17, 18, 19, 20 और 21। इसलिए और यह आकार है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग क्या डाला है, आकार। उसके बाद हम मिलान चिन्ह यानी कि टैली बार का प्रयोग करेंगे और अंत में हम फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति निकालेंगे। तो अब देखते जाएंगे हम लोग कि 17 कि यहाँ पर कितने बार रिपीट हुआ है 17। तो सबसे पहले जैसे है 17 इसलिए मैंने पहले लिखा क्योंकि मैंने बोला है कि या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, इसलिए 17 पहले लिखा है। सबसे पहले अब यहाँ जैसे जो नंबर है उससे ही देखते जाएंगे। सबसे पहले 20 है। ठीक, 20 है तो यहाँ पर ये 20 है, तो अपनी सुविधा के लिए मैं ऐसे रिंग करती हूँ और 20 के सामने मैं ऐसे 1 डालती हूँ। ठीक, उसके बाद फिर से 20 एक बार रिपीट हुआ है, फिर इस 20 को रिंग करूंगी, यहाँ पर एक बार फिर से 1 लिखना है। यहाँ पर 18 है, अब यहाँ पर किसके सामने हम करेंगे, यहाँ पर 18 के सामने 21 के सामने 21। अब यहाँ पर क्या कौन से नंबर लिखी हुई है, 19। 19 को रिंग किया, 19, फिर 17, 17 यहाँ पर 17 के सामने 1 लिखा, 19, 22। अच्छा यहाँ एक नंबर 22 भी है तो यहाँ पर 22 भी लिख देती हूँ, 22, 19, 19, 21, 21, 19, 19 के सामने 18, 18 के सामने 20, 20 के सामने। इस तरीके से हम मिलान चिन्ह बनाते जाएंगे। 19 फिर से 19 के सामने देख लीजिए, 19 अब 5वें बार रिपीट हो रहा है तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पर 1 2 3 4 और एक इस तरह से हम लाइन ऐसे बनाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 5 हो गया। फिर 20, यहाँ भी देखिए 24 हो गया और जस्ट इसके बाद भी 20 है तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी उसी प्रकार से 5 लिखेंगे, 1 2 3 4 और यह क्रॉस यहाँ से होगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 19 है, 19 है यानी फिर से यहाँ से हम 1 से शुरू करेंगे ऐसे, और अगर यहाँ पर भी 5 होता तो वैसे ही हम आगे और बढ़ते जाते, लेकिन अभी यहाँ पर या 6 नंबर 6 टाइम रिपीट हुआ है। फिर से 17 है, 17, 19, 19 यानी इसके जस्ट बगल में 18, 18 देख लिया। यहाँ पर मैंने मिलान चिन्ह बनाया यानी कि 7 यहाँ पर 2 टाइम 17 रिपीट हुआ है और 18 3 टाइम। अब इसके बगल पर हम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, इसका मतलब 2 है, 2 है, ये 1 2 3 है या 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 और 5
1 2 और लास्ट में कितना है 1। अब हम क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे कुल, यानी जिसे हम समेशन एफ भी बोलेंगे। सारी फ्रीक्वेंसियों को हम जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए 3 + 2 कितना होगा 5, 5 + 7 12, 12 + 5 17, 17 + 2 19 और 19 + 1 कितना हो गया 20, यानी सिग्मा एफ या समेशन एफ इज इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया। इस प्रकार से हमने इन संख्याओं से एक तालिका बना ली, किस श्रेणी के अंतर्गत, खंडित आवृत्ति श्रेणी के अंतर्गत। अब हम सतत आवृत्ति श्रेणी का निर्माण कैसे करेंगे, जिसे कि इंग्लिश में कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी सीरीज कहते हैं, वह देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए शुरुआत है 10 से और इसका मिनिमम नंबर 3 है और मैक्सिमम नंबर 24 है, इसलिए मैं यहाँ पर मैंने 5 का डिफरेंस लिया है, यानी कि 5 का अंतर लिया है। सबसे पहला नंबर अगर 0 to 5 है, यानी नेक्स्ट भी इसमें क्या रहेगा 5 का अंतर है, तो 5 में अगर 5 जोड़ते हैं तो कितना आता है 10 आता है, इसलिए नेक्स्ट में मैंने 5 to 10। फिर 10 में अगर हम और 5 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 15, फिर 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, क्योंकि मैक्स सबसे बड़ा जो नंबर है वह 24 है, इसलिए मैंने 25 तक ही लिया है। अगर ये इससे और ज्यादा होता तो आप उससे ज्यादा ले सकते थे। इसका निर्माण भी उसी प्रकार से होगा, बीच में हम पहली बार लिखेंगे और सबसे लास्ट में आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। सबसे पहला प्राप्तांक हम देखते हैं 10 है, तो अब यहाँ पर यह प्रश्न है कि 10 कहाँ पर लिखाएगा, 5 to 10 के बीच या फिर 10 to 15 के बीच। तो यह 10 का मिलान चिन्ह हम 10 to 15 के बीच लेंगे। क्यों, क्योंकि 5 to 10 के बीच में 10 से कम का नंबर लिखाएगा, कम की संख्या 10 जो है वह जब L1, इसे हम L1 बोलते हैं और इसे L2 बोलते हैं, जब 10 होगा तो जहां पर L1 10 है वहां उसके सामने ही हम यहाँ 10 को लिखेंगे। 10 के लिए टैली बार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैं रिंग करती हूँ 10, उसके बाद देखिए 22 है, 22 किसके बीच में आएगा 20 और 25 के बीच में। फिर 5 है, यानी फिर 5 कहाँ आएगा 5 to 10 के बीच में। 8 कहाँ आएगा 5 to 10 के बीच में। 14, 10 to 15, 16, 15 to 20 के बीच में आता है, या 18, 15 to 20 के बीच में। 21, 20 to 25 के बीच में। 24, 20 to 25 के बीच में। 3, 0 to 5, 6, 5 to 10, 17, 15 to 20, 2, 0 to 5, 19, 15 to 20, 18, 15 to 20 के बीच में ही 1 2 3 4 ऑलरेडी हो चुका है। 5 कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। सबसे लास्ट का नंबर 15 है, 15 भी किसके बीच में आएगा 15 to 20 के बीच में। ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम टैली बार को नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 2 3 1 2, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, फिर ये 6, 1 2 3 3, सबको हम जोड़ते हैं। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 6 कितना हो गया 13, 13 + 3 16, टोटल यानी सिग्मा एफ कितना है 16 है, इज इक्वल टू 16 से हम गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पर एक बात और देखिएगा, अगर मिलान चिन्ह में 12 नंबर होते तो क्या कैसे हम लिखते 1 2 3 4 5, फिर 6 यहाँ से शुरू करते 6 7 8 9 10 और उसके बाद 11 12, ये इस प्रकार से आगे बढ़ते जाता। 5 5 का एक ग्रुप रहेगा, उसके बाद आगे बढ़ते जाएगा।